हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। आप सभी का जो है हमारे चैनल कॉमर्स फ्यूचर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैक की तरफ से आए हुए इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट्स को सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सेट्स को जो है वो सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग सेट 4 को स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने इंट्रोडक्शन मतलब अपने सेट की ओर में आए उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे मेरे बारे में, आप इसको रीड कर सकते हैं। हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये जो कन्वर्टेड पीडीएफ है इंग्लिश वाला, अगर आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे आपको सारे ये पीडीएफ्स जो है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड दिखाई देंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लासेस को, टेलीग्राम चैनल को भी, और बाकी के अगर किसी तरीके का आपको क्लास चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप जो है वो चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इकोनॉमिक्स का मैक्रो का इंटरनेशनल इकोनॉमी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए क्लासेस जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, और कंटिन्यू जो है इसके क्लासेस जो है वो अभी आते रहेंगे जब तक कि ये कंप्लीट हो नहीं जाता। आई मीन टू से कि पूरा नेशनल इनकम मैं वहाँ पे कवर कर रही हूँ। मैक्रो का मैं टर्म 2 में जो आपके जितने भी पोर्शन आने वाला है वो पूरा का पूरा मैं कवर करूँगी। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और इस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हैं। उस जो भी मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी उसका पीडीएफ भी आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और बाकी के भी जो भी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा इसमें से एग्जांपल है जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होता है जब हम लोग गुड्स या फिर सर्विसेज का जो है एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अटेंड करना दोस्त की शादी, या फिर पूजा करना, या फिर डोनेशन देना, किसी तरीके का जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ एक साइड से दूसरे साइड से किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इकोनॉमिक, इसलिए हम लोग इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानेंगे। हम लोगों का एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू विच सेंट्रल प्रॉब्लम। यहाँ पे जो रिसोर्सेज जो है इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो किस तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो ये है हम लोगों का व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अभी इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्लोज हम लोगों को लग रहा है वो इसमें से होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग कैसे जो है वो रिसोर्सेज को बनाए, वो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से जो है वो रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑस्टेरिटी ऑफ फैक्टर्स। ऑस्टेरिटी ऑफ फैक्टर्स का मीनिंग, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, है ना, कंजूसी से इस्तेमाल करना, या फिर जैसे भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। बहुत ध्यान से उसको इस्तेमाल करने को आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है नॉट टू यूज़ रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत होगा। वेस्टेज ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा। यूज़ फैक्टर्स स्पेयरिंगली, कंजूसी से नहीं, मतलब कि इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उसको सबसे ज़्यादा जो है वो उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सके। तो ऑस्टेरिटी का और भी मतलब कि इंग्लिश में वो इसका सिनोनिम्स आपको मिल सकते हैं। तो इस जरूरी नहीं कि ऑस्टेरिटी ही यहाँ पे आप रखें, यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट, डी जो है वो करेक्ट रहेगा। इन विच इकोनॉमिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर हैव ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज। किस तरीके के इकोनॉमी में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही जो है वो ओनरशिप होता है। तो हम लोग को पता है इस तरीके का हम लोग को इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु गिव्स स्कैरसिटी थ्योरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लियोनेल रॉबिन्सन ने जो है वो स्कैरसिटी थ्योरी जो है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हु इज कंज्यूमर। अब हमारे लिए कंज्यूमर कौन होता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो सामान को खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो उस सामान को यूज करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट हिज नीड, यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे है 6 का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
रीजन फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड, हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करने का कारण क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट रीजन क्या होता है हम लोगों का? इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। इनकम इफेक्ट भी होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे 7 का आंसर जो बेस्ट सुटेबल यहाँ के लिए है वो 7 का आंसर डी रहेगा। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेंसेस इंक्रीजेस एज प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस देन डिमांड इलास्टिसिटी विल बी। अगर कंज्यूमर का इन एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होने के बावजूद भी, है ना, यानी कि यहाँ पे डेल्टा जो है वो हम लोगों का क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है और टोटल यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो हम लोगों का क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंस हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस जो हो रहा है वो डिक्रीज होने के बावजूद भी। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का इसका 8 का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। यानी कि यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी जो क्या है हम लोगों का 1 है, एक से अधिक होगा, यानी 8 का आंसर आपका बी रहेगा। इफ डिमांड लाइन इज पैरेलल टू वाई, अगर हम लोगों का डिमांड लाइन अगर पैरेलल टू वाई रहे तो हम लोगों का डिमांड इलास्टिसिटी जो है वो किस तरीके का रहेगा? अगर इसका मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपका डिमांड लाइन का कुछ इस तरीके का बोल रहा है, पैरेलल टू वाई बोल रहा है। इधर हम लोगों का वाई एक्सेस होता है, इधर हम लोगों का एक्स एक्सेस होता है। अगर ये इसके पैरेलल है यानी कि इसके प्राइस में किसी भी तरीके का इंक्रीज या किसी तरीके का डिक्रीज जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा और इसका डिमांड जो है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी बिल्कुल हम लोगों का क्या रहेगा? 0 रहेगा। 9 तक हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर। आगे हम लोग 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यहाँ पे है एक डिमांड फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 माइनस पी दिया हुआ है, जहाँ पे प्राइस जो है वो गुड का हम लोगों को 2 दिया गया है। तो पूछा है तुम लोगों का डिमांड क्या होगा? जब फंक्शन ये है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को बस क्या करना है, पी का वैल्यू को जो है वो पुट कर देना होता है। तो क्यू इज इक्वल टू वट, 10 माइनस पी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर हम लोगों का कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो 10 का आंसर जो है वो आपका यहाँ पे डी रहने वाला है। आगे हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड द कर्व in a straight line demand curve the value of a price elasticity of the demand at each point is। इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर्व है और उस पे का हर जो पॉइंट होता है उसका इलास्टिसिटी जो है वो कैसा रहेगा? क्या वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा या लेस देन 1 रहेगा? तो यहाँ पे इसका 11 का आंसर आपका जो है वो क्या रहेगा? सी रहेगा। यहाँ पे आपका डिमांड जो है वो हमेशा अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो चेंजेस होते रहेंगे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का 12 का यहाँ पे है, सपोज देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, डिमांड फॉर 2 कस्टमर इज शोन इन द टेबल बिलो, डिमांड ऑफ अ गुड एट प्राइस 4। यहाँ पे मतलब पूछा गया कि मान लीजिए कि मार्केट में 2 ही कस्टमर ही है ना। अब 2 कस्टमर है, अब दोनों ही का जो डिमांड है वो मार्केट का डिमांड है। अगर तो वहाँ पे बताना है कि जब 4 रुपये रहेगा कीमत तो वहाँ पे टोटल डिमांड क्या होगा? जब 4 रुपये की कीमत तो ये है, तो अगर दोनों का डिमांड को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 16 + 6 करेंगे तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 22, जिसका आंसर हम लोगों का आई थिंक कि नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। तो आंसर इसका जो है वो 22 रुपीज़ होने वाला है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे 22 दिया हुआ है। हु फर्स्ट यूज द इंडिफरेंस कर्व इन द सिस्टम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इंडिफरेंस कर्व मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहले किन्होंने इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर आपका होगा J.R. हिक्स। 13 का आंसर आपका है बी। 14 ऑन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रसगुल्ला एंड डिमांड फॉर गुलाब जामुन। जैसे कि मान ली यहाँ पे अगर प्राइस रसगुल्ला का बढ़ रहा है तो गुलाब जामुन का डिमांड क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही जो क्या है आपस में सब्स्टिट्यूट है। तो अगर एक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिमांड क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज करेगा। तो 14 का आंसर यहाँ पे आपका बी रहेगा। ओके, 15 का है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा है? तो कार एंड पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 15 का आंसर आपका सी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 का है, विच इफ डिमांड लाइन ऑफ अ गुड इज पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस तरीके से आपका ग्राफ है तो ये हमारा जो लाइन है, मतलब कि डिमांड लाइन है, ये हम लोगों का पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस। क्वांटिटी एक्सेस हम लोग किसको बोलते हैं? एक्स पे ही हम लोग जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहे होते हैं, वाई पे तो हम लोग क्या रहते हैं, प्राइस को शो कर रहे होते हैं। तो इसके अगर पैरेलल हो, एक्स एक्सेस के अगर पैरेलल हो, तो इस तरह यहाँ पे किस तरीके का इलास्टिसिटी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आपका प्राइस बढ़े ना बढ़े, आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। ये आपका हो सकता है कि यहाँ पे ए यानी कि इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मैंने कहा कि प्राइस बढ़े या ना बढ़े, तो हो सकता है कि प्राइस नहीं बढ़े फिर भी आपका डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उसका रीज़न एक हो सकता है क्या, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस को देखते हुए, या फिर कोई एक ऐसा सामान है जिसका कि थोड़ा बहुत भी इंक्रीज या डिक्रीज से जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर कॉस्ट इज इंटरेस्ट। यहाँ पे कौन से फैक्टर का जो है वो ब्याज, मतलब कि खर्च जो है वो इंटरेस्ट के रूप में हमको देना पड़ता है। तो लैंड के लिए, मतलब कि लेबर के लिए तो हम लोग वेजेस देते हैं, लैंड के लिए हम लोग क्या देते हैं, रेंट देते हैं, कैपिटल के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और जैसा कुछ फैक्टर होता है ये नहीं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो 17 का ऑप्शन जो है वो आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे 18 है, दो संसाधन है यहाँ पे हमारे, मतलब कि दो प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग को दो फैक्टर है, लेबर एंड कैपिटल। इसका फंक्शन क्या होगा, जब हम लोग प्रोडक्शन का फंक्शन का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, हम लोगों का स्टार्टिंग जो है वो क्यू होना चाहिए। यहाँ पे दो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एल और के, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख के इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्यू दो में ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एफ जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। फंक्शन अगर आप सभी जो है वो पता होगा तो फंक्शन के लिए एफ जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ना कि अंदर में। तो ये ऑप्शन इसको देख के ही आप कट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 18 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो कुछ चीज़ों को जो है वो आप लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे तो वो आपका बन जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का आंसर आपको पता ही रहे। अगर कुछ में थोड़ा बहुत अगर अपना लॉजिक भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में ये लॉजिक नहीं होता, वहाँ पे आपको लिखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप ये कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में किस रिसोर्स को जो है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंट, हाँ टेक्निकली अगर कोई चीज़ कॉम्पिटेंट हो तो उसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्लूड करेंगे। टेक्निकल इनकॉम्पिटेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली इनकॉम्पिटेंट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे तो कोई दो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, तो एनी कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो 19 का आंसर आपका जो है वो ए रहेगा। 20 का है, व्हाट डज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर्स। सॉरी, तो यहाँ पे है कि कौन सा कर्व होता है जो हम लोगों को दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि फैक्टर्स को जो है वो शो करता है। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है वो हम लोगों का इस तरीके का एक कर्व होता है जो दो अलग अलग फैक्टर्स को हम लोगों को कंबाइन करके जो जितने भी पॉसिबिलिटीज होते हैं उसको दिखा रहा होता है। तो 20 का ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन है फैक्टर्स का ए एल। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन फंक्शन, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, ए एल टू द पावर अल्फा इंटू के टू द पावर बीटा। इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लिखा हुआ था। इस प्रोडक्शन फंक्शन का नाम है कॉफ डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो है वो कुछ पावर होता है ना। यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, लेकिन अल्फा और मतलब कि एल जो है वो लेबर को शो कर रहता है, के जो है हमारा कैपिटल को शो कर रहा होता है, और यहाँ पे एल और के का जो है वो कुछ पावर होता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर एल का वैल्यू ही 0 हो जाए, अगर आपको पता है कि यहाँ पे एल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है अगर ये 0 हो गया है तो यहाँ पे बाकी सभी का भी वैल्यू, मतलब कि टोटल रोजगार का यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 0 दिखाई देगा। ओके, हम लोगों का ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कौन सा यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस में से है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ऑल ऑफ दी अबव।
तो हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा होता है जो कि हम लोगों का एक्स एक्सिस के जो है वो पैरेलल होता है, क्योंकि हम लोगों का इस तरीके से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हम लोगों का दिख रहा होता है ऑल टाइम। अगर आप खर्च करें या ना करें, या हमेशा जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहता है, इसीलिए हम लोगों का इसको फिक्स्ड कॉस्ट नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन से एक और क्वेश्चन है। प्रोडक्शन फंक्शन का एक और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉर्प डुगलस का प्रोडक्शन फंक्शन में अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अगर हमें चाहिए तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अल्फा और बीटा यानी ए और ये भी, ये जो दोनों का वैल्यू है, अगर ये ए और बी का वैल्यू अगर आपका 1 से ज़्यादा रहेगा तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, 1 तो मैंने स्पेंड ही कर दिया, अगर इससे ज़्यादा मैं अर्न नहीं करूँगी तो कैसे मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मुझे मिलेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। अगर ये आपका ये है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये आपका कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल को सॉरी ये आपका कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल को जो है वो शो करता है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट तीन ही स्केल होते हैं यहाँ पे, ये इसका कुछ स्केल इसको आप नहीं कह सकते। तो 22 का ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। 22 का ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन बी। बिना किसी तरह के कन्फ्यूजन के हम लोग जो है अपना क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना चाहेंगे। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, 24, 25 और आई थिंक 26 का भी जो है वो क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट एक अलग से स्लाइड ऐड करके बनाया है, क्योंकि यहाँ पे पेज जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, जहाँ पे अब मैं उसको क्लियरली लिख नहीं सक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखने के कारण उसका जो है वो अलग से पेज एडेड है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच काइंड ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में हम लोग किस तरीके के गुड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है, होमोजीनियस। 27 का आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, जो क्वेश्चन हम लोग लीव करके आए हैं 24, 25 एंड 26, यहाँ पे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट एक्सप्रेस मैक्सिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड मीन्स, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड मीन्स यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते हैं। दिस इज रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड इनपुट्स। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेरा कॉस्ट क्या लग रहा है, वहाँ पे मेरे इनपुट्स क्या लग रहे हैं। A cost function includes a combination of minimum input cost। यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 24 का ऑप्शन सी हम लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा सही, मतलब कि करेक्ट यहाँ पे है। 25 का है, अब एक प्रोड्यूसर जो है वो 40 यूनिट्स जो है वो एक किसी कमोडिटी को बनाना चाहता है 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, एक्स, वाई एंड जेड को। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे मान करके चला जा रहा है कि लेबर का कॉस्ट जो है उसको वो 2 रुपये पड़ेंगे और कैपिटल का कॉस्ट जो है उसको 3 रुपये पड़ेगा। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोडक्शन के लिए अपना यूज़ करेगा। तो हम लोग प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि सबसे मिनिमम वाला फंक्शन को जो है वो लेना चाहते हैं। तो अगर एक्स का है, वाई है और जेड है, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक्स के लिए कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, एल का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 यूनिट ऑफ एल यूज़ कर रहा है। एक एल का वैल्यू कितना है, 2 रुपये है, प्लस के का वैल्यू कितना ले रहा है यहाँ पे 3। एक के का वैल्यू कितना है, एक के का मतलब कि उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 3 रुपये। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 सा 9, 6 2 जा 12, 9 + 12 कितना हो गया हम लोगों का 21। एक्स का वैल्यू आ गया कितना 21। अब वाई का करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 + 4 × 3, तो 4 3 या 12, 12 + 8 मेरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे है z के लिए कि l का वैल्यू 3 ले रहा है, तो यहाँ पे × 2 और इसका कितना लिया है 6 यूनिट ये ले रहा है, इसका वैल्यू जो है ये है 16 3 या 18, 18 + 6 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 24। यानी कि 20 मतलब कि y में जो है वो उसका मिनिमम कॉस्ट जो है वो पड़ रहा है, यानी यहाँ पे y कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करेगा। तो 25 का आंसर आपका बी रहने वाला है। तो 25 का आंसर जो है वो आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, इसी पे अभी हम लोगों को करना है। एक क्वेश्चन और है इसमें, न्यूमेरिकल का एक और क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, शॉर्ट रन का यहाँ पे बात कर रहा है, जिसको कि 50 रुपीज़ जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं, इवन ही डज नॉट प्रोड्यूसर्स। यानी कि ये मेरा क्या है, किस तरीके का नेचर का, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है ₹60 जो है वो स्पेंड करता है वेरिएबल मीन्स पे, जो इसमें कि वो 10 यूनिट वो बनाता है। यानी कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल नहीं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का पूछा गया है। तो एटीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज, यहाँ पे आप कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बाय यहाँ पे क्वांटिटी आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, फिक्स्ड कॉस्ट आपके कितने पड़े 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हुआ 60 रुपीज़, टोटल यूनिट आप कितने बना रहे हैं 10, दोनों को ऐड किए तो 110 बाई 10 इज इक्वल टू वैल्यू आपका कितना हो गया 11। यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 26 तक हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 27, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 28 से हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। ट्वेंटी 27 हो चुका है। 28 से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हु इज प्राइस टेकर इन द फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो ओनली सेलर इज द प्राइस टेकर ऑफ द इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। 28 का भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 29 का आपका है, 28 का ऑप्शन आपका ए रहेगा, ओनली सेलर। 29 का है, हाउ डज अ टोटल रेवेन्यू कर्व लुक लाइक इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो टोटल मतलब कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा दिख रहा होता है, तो इस तरीके से हम लोगों का टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो अपवर्ड जाता हुआ दिख रहा होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिवली स्लोप लाइन। जब ये ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, जब ये नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ये सब तो खैर बेसिक चीज़ें है, ये सब तो आपको अब पता ही होगा क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, तो ये सब मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये सब पता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका बी है। 30 में आपका है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 4% एंड सप्लाई इंक्रीजेज बाय 5%। हम लोग हमेशा इलास्टिसिटी का जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटी हमारा ऊपर में होता है, तो यहाँ पे कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितना से डिक्रीज किया है 4% से, तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा प्राइस, क्वांटिटी कितना से इंक्रीज किया है तो 5% से। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1.25, यानी कि यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक मेरा हो जाएगा, यानी कि 30 का आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अपने 31 में। में है कि यदि how much a perfectly competitive firm will produce in a long run if the price of a commodity is less than average variable cost। अभी यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है, 0 यूनिट 100 यूनिट 10 यूनिट आप कितना बना पाएंगे जब आपका लॉन्ग रन में क्वांटिटी, शॉर्ट रन में आप कितना कमा पाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपके प्राइस से कम। तो यहाँ पे तो किसी तरीके का क्वांटिटी का नंबर तो दिया ही नहीं है, इसको हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं। 31 का आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता, यहाँ पे हम लोग किसी तरीके का डिटर्मिनेशन जो है वो प्रोडक्शन का नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट कांट बी डिटरमाइंड। 32 इफ नंबर ऑफ अ फर्म इंक्रीज इन द मार्केट देन सप्लाई। अगर नंबर एक इंक्रीज कर जाए फर्म्स का मार्केट में तो सप्लाई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा मार्केटर्स मार्केट में आ जाएंगे फर्म्स उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम लोगों का सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगा। तो 32 का आंसर आपका बी रहेगा। 33 का है एक्सेस सप्लाई इन द का है आपका
एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट अराइजेज व्हेन, एक्सेस सप्लाई जो है वो मार्केट में कब हम लोगों को देखने को मिलेगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, हम लोग जब कमोडिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, या कमोडिटी सप्लाई इज वेरी हाई, या फिर कमोडिटी स्टॉक्स इंक्रीजेस, या फिर सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज हायर देन डिमांड। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मोर कमोडिटी है या नहीं है, वो कितना डिमांड था इसके रिगार्डिंग में ये हो सकता था कि अगर मेरा डिमांड कम है उसके बाद में ज़्यादा बना रहे हैं तो कमोडिटी सप्लाई इज़ वेरी हाई, यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, अगर सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है डिमांड से, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक्सेस सप्लाई जो है वो मार्केट में हमको देखने को मिलेगा। 33 का ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस केस के लिए। 34 का ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, ऑन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी इन लॉन्ग रन प्राइस विल, अगर डिमांड बढ़ जाए किसी कमोडिटी का तो प्राइस जो है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। तो 34 का ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट रहेगा। 34 का हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 35 है, अन इंक्रीज ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन बिटवीन द फर्म विल, अगर मार्केट में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो फर्म्स के बीच में भी कंपटीशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 35 का आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली समझदारी वाली बात है यहाँ पे कि अगर मार्केट में ही बढ़ गया है कंपटीशन तो फर्म्स के बीच में ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट बना कैसे, फर्म से जुड़ के ही बना है, तो फर्म और मार्केट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो 36 का क्वेश्चन है, मोनोपोली कमोडिटी इलास्टिसिटी इज लेस व्हेन, अब एक मोनोपोली कमोडिटी है उसका इलास्टिसिटी जो है वो कम कब होगा, मार्जिनल इनकम इज जीरो, मार्जिनल इनकम इज पॉजिटिव, मार्जिनल इनकम इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल इनकम इज नेगेटिव। जब उसका मार्जिनल इनकम नेगेटिव होने लगे मार्जिनल इनकम जब उसका नेगेटिव होने लगेगा तो हम लोगों का इलास्टिसिटी जो है हम लोगों को देखने के लिए कम, मतलब कि इसका लेस जो इलास्टिसिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो 36 का आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। 37, अ मोनोपोली फर्म रेवेन्यू विल मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू इज, मोनोपोली फर्म में रेवेन्यू, मोनोपोली फर्म में रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज, मोनोपोली फर्म में रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू हम लोगों का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नेगेटिव नहीं, यहाँ पे जीरो रहेगा। तो हम लोगों का हम लोगों का मतलब कि फर्म का रेवेन्यू टोटल जो है वो सबसे ज़्यादा तभी होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू सबसे कम होता है, यानी कि जितना ज़्यादा मार्जिनल रेवेन्यू कम होते जाता है ना तो वहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको खरीद रहे होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली बाकी लोगों के लिए जो है वो सस्ता हो रहा था, लोग जो है वो 2 की जगह पे 3 जो है वो क्वांटिटी खरीदने का अपना बढ़ा देते हैं, इसका आपका फर्म का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 37 का आंसर आपका ए रहेगा। 38, जो है कि विच कैन बी डिटरमाइंड बाय मोनोपोली, मोनोपोली जो है वो इसमें से किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकता है, सिर्फ प्राइस को, सिर्फ क्वांटिटी को, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का, या फिर सिर्फ या तो प्राइस या तो क्वांटिटी को। तो मोनोपोली जो है वो डिटरमाइन किसको कर सकता है, सिर्फ अपने प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, वो क्वांटिटी को जो है वो किसी तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकता कि क्या कोई भी एक मोनोपोली या कोई भी मार्केटर जो है वो अपना इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो ये अपने 38 का आंसर आपका क्या रहेगा, सिर्फ अपने प्राइस को वो डिटरमाइन कर सकता है। 39 का ऑप्शन क्या है, फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। तो ये फर्म इन इक्विलिब्रियम वाला जो है यहाँ पे केस जनरली हम लोग जानते हैं क्या, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक फर्म जो है वो हम लोगों का इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये हम लोगों का जो है वो लॉन्ग रन के लिए अप्लाइड होता है, लेकिन जब सॉरी ये लॉन्ग रन के लिए अप्लाइड होता है हम लोगों का, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन अगर हम लोगों को शॉर्ट रन में अगर इसको हम लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, डी करेक्ट हो सकता है। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट डिफरेंस इज व्हाट, देन मैक्सिमम, ये हम लोगों को शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। ये हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों को किसके लिए है, लॉन्ग रन के लिए है। ठीक है, 39 हो गया हम लोगों का। 40 जो है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल्स पे और ग्राफ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे से आ रहे इलास्टिसिटी को खास करके ध्यान से पढ़ के जाइए। इलास्टिसिटी से आपका क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ही एक ठो बना हुआ है, जितने भी सेट्स मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं, करवाए हैं, सभी में इलास्टिसिटी से क्वेश्चन जो है वो है ही एक ना एक। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक टेबल दिया हुआ है ना, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म फ्रॉम गिवन टेबल ऑन 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन।
हम लोग जब 5 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का मतलब कि टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनल दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है जब हम लोग मार्जिनल को ऐड ऑन कर देते हैं तो हम लोगों का टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे 5th यूनिट जहाँ पे हो रहा है, यानी कि इस यहाँ से 2 से पहले वाले जितने हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 6 28, 28 + 2 30, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हम लोगों का करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा हो आपको समझने के लिए। यहाँ पे ये जो इंग्लिश में जो मैंने कन्वर्ट किया है वो मैंने खुद किया था, इसमें थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। एंड हो सकता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में भी थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर आपको मिल जाए, क्योंकि एग्जैक्टली हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और भी वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स का जो है वो पूरा टर्म 2 कवर करने वाली हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। एंड आपको इसका PDF भी जो है वो मिलते रहेगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक द चैनल, आप वहाँ पे अलग अलग वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैंने कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।